बच्चों, मैं कैलाश शर्मा भगत सिंह कोचिंग क्लासेस से आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका विभाजन। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कोशिका विभाजन का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले समझो, जो कोशिकाएं होती है वो अपनी वृद्धि तथा अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए क्या करती है? कोशिका विभाजन करती है, बढ़ाने के लिए। तो कोशिकाएं विभाजित क्यों होती है? क्योंकि वो अपनी वृद्धि करती है और अपनी जो संख्या है वो उसको दुगनी करने बढ़ाने के लिए क्या करती है? कोशिका विभाजन करती है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि होती कितने प्रकार की है। तो कोशिका विभाजन जो है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? तो देखो, एक होता है समसूत्री, एक होता है अर्धसूत्री और एक होता है असूत्री। बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं असूत्री। असूत्री का मतलब होता है विखंडन। क्या होता है? विखंडन। क्या होता है? कुछ कोशिकाएं जैसे प्रोकैरियोटिक्स। कौन सी? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है वो सीधे ही बीच में से 2 भागों में टूटकर अलग हो जाती है। तो वो विखंडन टाइप होता है, मतलब बीच में से टूटना। विखंडन का मतलब क्या होगा? बीच में से टूटना। जब बीच में से कोई कोशिका टूटकर विखंडित होकर अलग होती है तो वो कौन सा विभाजन कहलाता है? असूत्री विभाजन। ठीक है। फिर आता है समसूत्री। समसूत्री का मतलब होता है जब कोई मातृ कोशिका, मतलब जो शुरू में जो कोशिका होती है उसको मातृ कोशिका बोलेंगे, क्योंकि मातृ कोशिका है वो मातृ कोशिका। तो जब ये कोशिका के, मान लो इसमें मानव कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं, तो अगर पुत्री कोशिकाओं में भी 46 गुणसूत्र चले जाए विभाजन होने के पश्चात, तो उस विभाजन को अपन क्या बोलते हैं? समसूत्री। लेकिन परंतु क्या होता है, जिन कोशिकाओं में मातृ कोशिकाओं के विखंडन या फिर कोशिका विभाजन के बाद में उनकी पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, जैसे 23, तब वो जो कहलाता है वो होता है अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है। अब अपन इनको आराम से डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है अपना समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन। समसूत्री में मैंने क्या बताया? जब मातृ कोशिकाओं के जितने भी गुणसूत्र हैं वो जितने मातृ कोशिकाओं में है पुत्री कोशिकाओं में भी उनकी संख्या समान हो, तो वो कौन सा गुणसूत्र कहलाता है? समसूत्री। तो इसमें लिख लेते हैं अपन, जब पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका जितनी हो तो उसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। कौन सा विभाजन कहते हैं? समसूत्री विभाजन। ठीक है। तो अब इसकी क्या होती है? समसूत्री विभाजन डायरेक्ट यूं नहीं है कि आधे हो जाएंगे, उसमें कुछ प्रोसेस होगा। तो इसमें भी क्या होता है? 2 प्रकार की अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी अवस्थाएं होती है? 2 अवस्थाएं होती है। एक को अपन कहते हैं अंतरावस्था। क्या कहते हैं? अंतरावस्था, जिसे इंग्लिश में अपन कहते हैं इंटरफेज। क्या कहते हैं? इंटरफेज। और एक अवस्था होती है एम अवस्था, जिसे अपन कहते हैं माइटोसिस फेज। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि समसूत्री का इंग्लिश नाम होता है माइटोसिस। देखो, इसको जितना इंग्लिश में पढ़ोगे उतना फायदे करोगे, क्योंकि आगे टर्म्स जो होगी वो इंग्लिश में ही आएगी। तो माइटोसिस फेज। ठीक है। तो ये जो अंतरावस्था है इसके अंदर क्या होता है? ये जो कोशिका विभाजन, समसूत्री विभाजन जो हो रहा है उसमें अगर मान लो 100 मिनट लग रहे हैं। कितने मिनट लग रहे हैं? 100 मिनट। अगर कोई ये समसूत्री विभाजन 100 मिनट में हो रहा है तो उसमें से 95 मिनट जो है वो कौन लेगा? ये अवस्था लेगी।
इस अवस्था में कुछ नहीं होता, जो कोशिका है, मातृ कोशिका जो है वो बिल्कुल ही शांत अवस्था में पड़ी रहती है और अपनी जो संख्या है उसमें जितने भी उसके अंग है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गुणसूत्र, राइबोसोम, लाइसोसोम, इन सब की संख्याओं को वो क्या करती है, डबल करती है। क्या करती है, तो इसमें अपन लिख सकते हैं कोशिकांगों को द्विगुणित करती है। क्या करती है, द्विगुणित करती है। क्या करती है, द्विगुणित। द्विगुणित का मतलब होता है डबल करना। क्या करना, डबल। तो मान लो गुणसूत्र 46 थे तो वो कितने हो जाते हैं, 92। मान लो 5 माइटोकॉन्ड्रिया थी, माइटोकॉन्ड्रिया कितनी थी, 5, तो वो कितनी हो जाएगी, 10। हर चीज जो होगी वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। और समय कितना लेती है, तो 95 मिनट, मतलब 95% टाइम। अगर 100 मिनट अपन मान रहे हैं, होता नहीं है 100 मिनट, तो जितना 100% टाइम में से 95% टाइम किस अवस्था में गुजरता है कोशिका का, अंतरावस्था, इंटरफेस के अंदर। इसमें वो क्या है, तो चीजों का द्विगुणन हो रहा है। आगे देखते हैं अंतरावस्था समझ में। अंतरावस्था में क्या हो रहा है, मेनली एक तो 95% टाइम कौन ले रहा, अंतरावस्था, इंटरफेस, और उसका भी जितनी भी चीजें हैं वो अपनी क्या कर रही है, डबल। अब ये अवस्था जो होती है, इंटरफेस भी कितनी अवस्था में होता है, 3। कौन कौन सी, एक तो होती है जीवन फेज, इसको हिंदी में अपन कहते हैं प्रथम अंतराल उप अवस्था। क्या कहते हैं, प्रथम अंतराल उप अवस्था। दूसरा होता है एस फेज, जिसे अपन कहते हैं संश्लेषण उप अवस्था, संश्लेषण उप अवस्था। और तीसरी अवस्था आती है इसकी, जिसे अपन G2 फेज कहते हैं। क्या कहते हैं, G2 फेज। इसको अपन कहते हैं द्वितीय अंतराल उप अवस्था। ठीक समझ में आई यहाँ तक। ये इसके अलग अलग स्टेजेस हैं, जैसे समसूत्री के 2 स्टेज हैं, वैसे अंतरावस्था जो है इंटरफेज, उसके भी कितनी अवस्थाएं हैं, जीवन फेज, एस फेज और G2 फेज। तो जिस प्रकार से समसूत्री की 2 अवस्थाएं आ रही है, इंटरफेज और एम अवस्था, उसी प्रकार से अंतरावस्था की भी 3 अवस्थाएं हैं, प्रथम अंतराल उप अवस्था, संश्लेषण उप अवस्था और द्वितीय अंतराल उप अवस्था। इनमें होता क्या क्या है, तो हर चीज में प्रोटीन का निर्माण, और जो मैंने बताया है कि सब चीजों का क्या होगा, द्विगुणन होगा। तो इन अवस्था का समझ में आया। इंटरफेस में क्या हो रहा है, तो 95% टाइम ले रही है, हर चीज का द्विगुणन हो रहा है, मतलब जितने भी उसमें अंग उपस्थित हैं उन सबका इसमें क्या होगा, द्विगुणन, मतलब डबल कर लेगी। इस समय में फिर आप पढ़ते हैं एम अवस्था, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो रियल जो विभाजन है वो इसी टाइप में होता है। किसमें होता है, एम अवस्था में। एम अवस्था में क्या होगा, मैंने क्या बताया, इसका इंग्लिश नाम क्या है वो याद करना है, माइटोसिस फेज। क्या है, माइटोसिस फेज। फिर मैंने बताया कि ये जो होगी वो होती है 5 भागों में। और मेनली देखा जाए, अगर अपन सही ढंग से अगर तैयारी कर रहे हैं, जैसे तुम्हारी किताब में नहीं दे रखा है, उससे और थोड़ा डिटेल में पढ़े, तो ये 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है कैरियोकाइनेसिस, और एक होता है साइटोकाइनेसिस। देखो, अगर मान लो ये कोई कोशिका है, उसके अंदर केंद्रक होगा, उसके आसपास में क्या होगा, कोशिका द्रव भरा होगा, ठीक है। तो जब भी कोई कोशिका विभाजित होगी तो उसमें तुम ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि 2 चीजों का क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है। कौन कौन सी, एक तो हो रहा है उसका केंद्रक का विभाजन, और एक होगा उसका कोशिका द्रव का विभाजन। इन दोनों का विभाजन होगा तभी तो समसूत्री या जो भी विभाजन मानो आप, उसका विभाजन कहलाएगा। यूं तो ये नहीं केंद्र अलग हो जाएगा तो कोशिका विभाजन हो जाएगी, नहीं। तो जब भी देखोगे कोशिका विभाजित जब हो रही है तो उसमें 2 चीजों का विभाजन हो रहा है, एक तो केंद्रक और एक कोशिका द्रव। तो इसी आधार पर इस विभाजन को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो कैरियोकाइनेसिस, एक साइटोकाइनेसिस। देखो, जब केंद्रक का विभाजन होता है तो वो क्या कहलाता है, कैरियोकाइनेसिस। क्या होगा, जब केंद्रक का विभाजन होता है उसे क्या कहते हैं अपन, कैरियोकाइनेसिस। जब
कोशिका द्रव्य का, किसका? कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। किसका विभाजन होता है? कोशिका द्रव्य का। तो इसका विभाजन जब होगा तो वो क्या कहलाएगा? साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो इसको अपन डिटेल से पढ़ेंगे कि कैरियोकाइनेसिस जब होता है वो तो 4 अवस्थाओं में होता है। ठीक है, और उसी के साथ में लास्ट में स्टार्ट होता है साइटोकाइनेसिस। तो अगर अपन इसको पढ़े तो अम्ल अवस्था कितने भागों में है? 5 भागों में। एक है प्रोफेज, जिसे हिंदी में अपन कहते हैं पूर्वावस्था। क्या कहते हैं? पूर्वावस्था। फिर एक आता है मेटाफेज, इसको हिंदी में अपन कहते हैं मध्यावस्था। क्या कहते हैं? मध्यावस्था। फिर तीसरा आता है एनाफेज, इसको अपन कहते हैं पश्चावस्था। क्या कहते हैं? पश्चावस्था। और एक चौथा आता है जिसे अपन कहते हैं टीलोफेज। क्या कहते हैं? टीलोफेज। यह होता है अंत्यावस्था। अंत्यावस्था। ठीक है, और इसके बाद में स्टार्ट होता है साइटोकाइनेसिस। क्या स्टार्ट होता है? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। ये जो शुरू के जो 4 हैं वो कहलाते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या कहलाते हैं? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस। तो यहां तक समझ में आई थी कि जो 4 है, जो अम्ल अवस्था है वो 5 भागों में टूटी गई है। तो शुरू के 4 क्या है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और 5वां है साइटोकाइनेसिस। तो शुरू के 4 क्या कहलाते हैं? इसमें केंद्रक का विभाजन होता है तो उसको क्या कहेंगे अपन? कैरियोकाइनेसिस। और जो लास्ट में ये जो होता है वो कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। किसका विभाजन होता है? कोशिका द्रव्य का। इसलिए इसका क्या नाम पड़ा? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्यों कहते हैं? तो साइटो का मतलब होता है, जैसे साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं अपन? कोशिका द्रव्य को इंग्लिश में कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो काइनेसिस का मतलब होता है विभाजन। तो साइटो का मतलब है कोशिका द्रव्य और विभाजन, काइनेसिस का मतलब है विभाजन। तो साइटोकाइनेसिस मतलब कोशिका द्रव्य का विभाजन। उसी प्रकार कैरियो का मतलब होता है केंद्रक, न्यूक्लियस, और काइनेसिस मतलब विभाजन। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? कैरियोकाइनेसिस, मतलब कि केंद्रक का विभाजन। तो अपन अब इनको डिटेल से ढंग से पढ़ेंगे। तो समझो पहला है अपने पास प्रोफेज। पढ़ी क्या रहे हैं अपन? समसूत्री विभाजन। ठीक है, तो पहला है अपने पास प्रोफेज। हिंदी में नहीं लिखना, इंग्लिश वाला आसान ज्यादा रहेगा तो इंग्लिश में लिखना। तो मान लो अगर ये कोई कोशिका है, ठीक है, उसमें केंद्रक होगा, केंद्रक होगा, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस ही पढ़ रहे हैं ना। प्रोफेज मैंने क्या बताया? कैरियोकाइनेसिस का पार्ट है, मतलब केंद्रक का विभाजन हो रहा है। ये मान लो कोशिका है, उसमें कोशिका द्रव्य पड़ा है, और इस टाइम पे प्रोफेज के टाइम पे जो केंद्रक झिल्ली है, जो केंद्रक के समान मतलब गुणसूत्रों को जो है अंदर एक गुणसूत्रों का जाल इस प्रकार होता है, उसको बांधे रखती है, इसे अपन बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। क्या बोलते हैं? केंद्रक झिल्ली। ठीक है, केंद्रक झिल्ली। इस टाइम पे प्रोफेज के टाइम पर जो केंद्रक झिल्ली है वो विलुप्त होना स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? केंद्रक झिल्ली विलुप्त होना प्रारंभ कर देती है। क्या कर देती है? विलुप्त होना प्रारंभ करती है। हाँ, तो मैंने क्या बताया? प्रोफेज में क्या होगा? जो केंद्रक झिल्ली है वो विलुप्त होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब कहीं कहीं से वो गायब होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब वो झिल्ली जो बिल्कुल बंधी हुई थी, पूरी क्लियर नजर आ रही थी, वो धीरे धीरे गायब होने लग जाएगी। और जो गुणसूत्र है, ये क्या है? गुणसूत्र। गुणसूत्र क्या होते हैं? डीएनए और आरएनए। क्या होते हैं? डीएनए और आरएनए। ठीक है, डीएनए और आरएनए। इस टाइम पे जाल रूप में, किस रूप में? जाल रूप में फैले हुए हैं, बिल्कुल आगे टेढ़े पीछे पीछे बिखरे हुए हैं, वो बिल्कुल एक धागे नुमा संरचना में नजर आना स्टार्ट हो जाते हैं। चीज समझ में आ गई? प्रोफेज में क्या हो रहा? एक तो केंद्रक झिल्ली जो है वो क्या होने लग गई? गायब होने लग गई। और जो गुणसूत्र हैं जो पहले जाल रूप में फैले हुए थे वो किस रूप में आ गए? धागे नुमा रूप में। गुणसूत्र धागे नुमा
रूप में आने लगते हैं। चीज समझ में आ गई? प्रोफेस समझ में आए? जल्दी छाप लो। क्या क्या हो रहा? एक तो केंद्र की गायब हो रही है। जो गुणसूत्र जाल रूप में थे डीएनए और आरएनए, वो किस रूप में आने लगे हैं? धागेनुमा रूप में। ठीक है, फिर स्टार्ट होता है मेटाफेज। क्या स्टार्ट होता है? मेटाफेज। देखो इधर दूसरा मेटाफेज, जिसे अपन हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं? मध्यावस्था। क्या कहते हैं? मध्यावस्था। देखो इधर ये कोशिका है। इस टाइम पे जो गुणसूत्र है वो क्या होने लग गए हैं? धागेनुमा शेप में आने लग गए थे प्रोफेज में। इसमें क्या होगा? जो धागेनुमा गुणसूत्र है वो एक बिल्कुल गुणसूत्रों की शेप में इस प्रकार से जुड़ने लगेंगे। कैसे जुड़ने लगेंगे? इस प्रकार से। जिस जगह से ये जुड़ेंगे, ये जो पॉइंट होता है वो एक डिस्क के समान होता है। जैसे अपन कंप्यूटर में डिस्क लगाते हैं ना, उसकी तरह होता है, जो गोल शेप होती है। इस पॉइंट को अपन कहते हैं काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर। चीज समझ में आ रही है? ये जो गुणसूत्र धागेनुमा शेप में किसमें आ गए थे? प्रोफेज के अंदर। अब वो जो है वो गुणसूत्र किस रूप में आ गए? बिल्कुल प्योर 4 टांगों वाली शेप में आ गए। जिस बिंदु से ये टांगे जुड़ती है वो क्या कहलाता है? काइनेटोकोर। इस टाइम पे ही क्या होता है? एक तारककाय नाम का अंग है कोशिका का, वो नजर आने लगता है। और एक तो चला जाता है उत्तरी ध्रुव पर। कहां पे चला जाता है? इस उत्तरी ध्रुव पर। और एक चला जाता है दक्षिणी ध्रुव पर। ठीक है, और इसके अंदर से एक तर्क तंतु नाम का फाइबर रेशा नजर आने लगता है। इसका क्या नाम पड़ा? तर्क तंतु। तर्क तंतु, जिसे तर्कु तंतु भी कहते हैं। ठीक है, तर्क तंतु, तर्क तंतु नाम दे सकते हो। तो एक तो क्या नजर आने लगा? तारककाय, जो कहां जाके बैठ गया? एक तो उत्तरी ध्रुव पर और एक दक्षिणी ध्रुव पर। वहां पे जाके बैठ गया तारककाय। उसके अंदर से कुछ रेशे निकले जो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं इस प्रकार से। उन रेशों का क्या नाम है? तर्कु तंतु। और ये जो मेटाफेज है, उसी टाइम पर इसके बीच में कोशिका के बिल्कुल सेंटर में एक काल्पनिक रेखा उभरती है। क्या उभरती है? काल्पनिक रेखा। मतलब उभरती नहीं है, अपन मानते हैं कि कोई एक रेखा है बिल्कुल सेंटर में। इस लाइन को अपन बोलते हैं मेटाफेजिक लाइन। क्या बोलते हैं? मेटाफेजिक लाइन। इस मेटाफेज में क्या क्या हो रहा है? एक तारककाय दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव पे बैठ गए, उसमें से तर्क तंतु निकल गए और बीच में एक काल्पनिक लाइन है मेटाफेजिक लाइन, उसको अपन मानते हैं। और अब ये जो गुणसूत्र बने हैं, जो धागेनुमा संरचना से बने हैं, वो यूं की यूं जाकर इस तर्क तंतु के माध्यम से इस प्रकार से जुड़ जाते हैं। कैसे जुड़ जाते हैं? ऐसे। ये यूं का यूं उठ के इधर सेंटर में, एक उठ के इधर सेंटर में, एक उठ के उधर सेंटर में, इस प्रकार से जुड़ जाते हैं। इस प्रकार से जुड़ जाते हैं। किसमें हो रहा है? ये मेटाफेज में। कितनी चीजें हो रही है? एक तो तारककाय उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे आके बैठ गए, तर्क तंतु उनमें से निकल गए। इन तर्क तंतुओं के ऊपर ये गुणसूत्र इस काइनेटोकोर के माध्यम से क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। देखो सेंटर में जुड़ रहा ना, ध्यान से देखो तो सेंटर में जुड़ रहा है। तो तर्क तंतु काइनेटोकोर से जुड़कर इस प्रकार से, मान लो ये काइनेटोकोर है, ये दोनों टांगे नहीं है। ठीक है, इस बिंदु पर जाके काइनेटोकोर तंतु जो है वो इस प्रकार से जुड़ जाता है। ठीक है, जुड़ के इधर बीच में एक काल्पनिक रेखा है। कौन सी रेखा है? काल्पनिक। कोई नजर नहीं आती है, काल्पनिक है, अपन ने माना है। काल्पनिक रेखा पर बिल्कुल सेंटर में जम जाते हैं। तो ये किसमें होगा? मेटाफेज में। जल्दी छाप लो। ठीक है, रोक के साथ में। इसके बाद में स्टार्ट होता है तीसरा। चलो मिटाता नहीं हूं, मैं इसके आगे बढ़ता हूं ताकि समझने में भी आसानी रहे। पहले वाला याद है। तीसरा स्टार्ट होता है एनाफेज। क्या होता है? एनाफेज। देखो एनाफेज में क्या होता है? अब जो मान लो ये वही कोशिका है जो जमी हुई है। ठीक है, अब जो ये गुणसूत्र आपको नजर आ रहे हैं, ये कुछ इस प्रकार से नजर आ रहे हैं। इस प्रकार से नजर आ रहा है कि ये काइनेटोकोर से जुड़े हुए हैं। एनाफेज के अंदर ये जैसे जुड़े हुए हैं वैसे के वैसे जमे रहते हैं, लेकिन एक चीज इसमें नहीं होती है। वो क्या होता है? ये जो गुणसूत्र है वो मध्य से टूटना स्टार्ट होते हैं। इधर से दो टांगे ऊपर की ओर अलग हो जाती है और दो टांगे नीचे की ओर। जैसे दो टांगे यूं है,
तो दो टांगे तो ऊपर चली जाएगी और दो टांगे नीचे आ जाएगी। तो ये काइनेटोकोर के मध्य से, मतलब जहां काइनेटोकोर जुड़ा हुआ है, ये पॉइंट मान लो काइनेटोकोर है, ये वाला पॉइंट क्या है काइनेटोकोर, ये बीच में से टूट कर दो टांगे तो ऊपर चली जाती है और दो टांगे अलग हो जाती है। कैसे होगा देखो, ये इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। अब जो ये काइनेटोकोर अलग हुए तो फिर इनकी शेप कैसे हो जाएगी, इस प्रकार से। अलग होने के बाद कैसे हो जाएगा, ऐसा अलग अलग ऐसे हो जाएगा, दो अलग, दो पंखुड़ियां, दो पैर अलग, दो पैर अलग। और ये जो पैर हैं आते तो करते हैं गति ऊपर, जो टूटे हैं ऊपर वाले तो ऊपर जाते हैं, नीचे वाले नीचे आते हैं। किस प्रकार से जाते हैं, इस प्रकार। इस प्रकार से ये गति करते हैं। एक चीज यहाँ पे याद रखने वाली, देखने से पता चल रहा होगा कि जब भी ये कोशिक जो गुणसूत्र हैं वो टूटकर गति कर रहे हैं, मतलब आधे ऊपर जा रहे हैं आधे नीचे जा रहे हैं, जब तुम लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक चीज नजर आ रही है, जो ऊपर जा रहे हैं उनका टूटा हुआ मुंह आगे की तरफ है और जो नीचे आ रहे हैं उनका भी टूटा हुआ मुंह नीचे की तरफ है। मतलब जिस साइड ये गति कर रहे हैं इनकी टांगे हमेशा उस गति के विपरीत है। देखो गति ऊपर कर रहे थे टांगे की तरह ऐसे, और ऐसे नीचे गति कर रहे थे टांगे की तरह ऊपर, और नीचे ऊपर गति कर रहे तो एक टांग यूं एक टांग यूं। तो हमेशा इनका मुंह किस साइड रहेगा, तारककाय की तरफ। चीज समझ में आई। और ये गति से, जिस गति से ऊपर नीचे जा रहे हैं ना, उस गति का नाम है एनाफ्लिजिक मूवमेंट। इस मूवमेंट जो हो रही है ना, आधे ऊपर जा रहे हैं आधे नीचे आ रहे हैं, मूवमेंट हो रही है, डबल मूवमेंट हो रही है, आधे ऊपर जा रहे हैं आधे नीचे आ रहे हैं। इस मूवमेंट को, गति को अपन कहते हैं एनाफेजिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं, एनाफेजिक मूवमेंट। मतलब आधे गति करके ऊपर जा रहे हैं आधे गति करके नीचे आ रहे हैं। तो इस मूवमेंट का नाम क्या पड़ा, कौन से में हो रही है, एनाफेज में हो रही है। तो एनाफेज में हो रहा है तो उसका नाम क्या पड़ गया, एनाफेजिक मूवमेंट। यहां तक समझ में आया क्या हो गया। एनाफेज के अंदर एनाफेजिक मूवमेंट स्टार्ट होगी, आधे गुणसूत्र ऊपर चले गए टूट के, आधे गुणसूत्र नीचे हो गए। सिर्फ एनाफेज में क्या होता है, सिर्फ एनाफेजिक मूवमेंट होता है। एक तो गुणसूत्र पूरा है 4 टांगों वाला, वो दो टांगों में टूटेगा और 2 टांगे ऊपर जाएगी 2 टांगे नीचे आएगी, और उस गति को क्या नाम दिया अपन ने, एनाफेजिक मूवमेंट। फिर चालू होता है टीलोफेज। क्या चालू होता है, टीलोफेज। बिल्कुल सिंपल सा चीजें हैं। तो मैं यहीं तक था आपका, और समसूत्री विभाजन का सा यूं मान लो। देखो अब जो ये होगा इस टाइम पे, टीलोफेज के टाइम पर ये जो गुणसूत्र हैं आधे कंप्लीट नीचे आ चुके होते हैं, आधे कंप्लीट ऊपर जा चुके होते हैं। और टीलोफेज के अंदर ये जो कोशिका है वो बीच में से बेंड होना स्टार्ट होती है, इस प्रकार से बेंड होना स्टार्ट होती है। और वापस से केंद्रक झिल्ली जो है, ये जो पदार्थ, ये जो गुणसूत्र है वो आधे ऊपर आ गए, वो वापस से एक धागेनुमा संरचना में आते हैं। इस प्रकार से 2 भाग, क्यों, क्योंकि 2 हो गए ना, एक नीचे हो गए, आधे ऊपर हो गए आधे नीचे हो गए, तो 2 भाग बनेंगे। तो इस प्रकार से 2 जगहों पर, अलग अलग जगहों पर धागेनुमा संरचना में आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये जो केंद्रक झिल्ली है वो पुनः दिखने लग जाती है, और कोशिका जो है बीच में से क्या होती है, ऐसे डेंट पड़ने लगता है उसके, इस प्रकार का डेंट पड़ना स्टार्ट हो जाता है। अब जो मैंने बताया था कि टीलोफेज के बाद में क्या स्टार्ट होता है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस और टीलोफेज साथ में स्टार्ट होते हैं। क्यों, देखोगे जब कि कोशिका द्रव्य इधर इधर भरा पड़ा है, ये कोशिका द्रव्य है इसके आसपास में, तो जैसे ही इसमें डेंट पड़ने लगेगा, जैसे बोतल को भी अपन बीच में से दबाते हैं तो आधा पानी ऊपर आ जाता है आधा पानी नीचे चला जाता है, तो इसमें भी ऐसे डेंट पड़ रहा है तो क्या होगा, आधा तो भाग ऊपर चला जाएगा कोशिका द्रव्य का और आधा भाग नीचे आ जाएगा, तो बीच में डेंट पड़ना स्टार्ट होगा। तो इसमें क्या क्या हो रहा है, एक तो गुणसूत्र पुनः किसमें आ गए, धागेनुमा संरचना में। किसमें आ गए, धागेनुमा संरचना में। और एक वापस से केंद्रक झिल्ली पुनः नजर आने लगी। चीज समझ में आ गया। तो क्या क्या हो रहा, टीलोफेज में क्या हो रहा, एक तो जो कोशिका है वो जो गुणसूत्र ऊपर आधे ऊपर और आधे नीचे गए, उनके चारों ओर वापस से किसका निर्माण करने लग जाती है, केंद्रक झिल्ली का। कंप्लीट वापस केंद्रक दिखने लग जाता है हल्का हल्का।
और बीच में जो कोशिका है वो पूरी बीच में से क्या होती है, बेंड होने लग जाती है, कुछ इस प्रकार से बेंड होने लग जाती है। और इसी के साथ में अपना पांचवा भाग क्या था, साइटोकाइनेसिस। क्या था पांचवा भाग, साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाता है इसी के साथ में। इसमें क्या होगा, जो भी कोशिका द्रव भरा हुआ है इसके अंदर वो दो बराबर भागों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जो मैंने इंटरफेज अंतरावस्था में बताया था, माइटोसिस फेज के पहले जो 95% टाइम लेती है, उसमें क्या होगा, वो जो कोशिका द्रव्य है वो सारा डबल हो जाएगा, जिसमें जितने भी पदार्थ है वो क्या हो जाएंगे, डबल। तो यहाँ डबल होने का काम यहाँ है। क्या हो रहा है, डबल होने से क्या होगा, आधा तो चला जाएगा ऊपर, आधा चला जाएगा नीचे। और जब ये साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होगा, मतलब आधा द्रव ऊपर आधा द्रव नीचे आ जाएगा, तब अपन को दो अलग अलग कोशिकाएं प्राप्त हो जाएगी, जिसमें अपना अलग अलग क्या होगा, केंद्र। और ये वापस जो गुणसूत्र है वो किसमें आ जाएंगे, जाल रूप में दिख जाएंगे। तो दो अलग अलग संतति कोशिका हुई नहीं हुई, जो शुरू में एक थी अब वो कितनी हो गई, बीच में से टूट के दो अलग अलग हो गई। अब चीज देखो, मान लो जो गुणसूत्र बीच में से टूटकर अलग हुए थे, वो टूटने से पहले कितने थे, 46। तो जब वो टूटेंगे, ये 46 गुणसूत्र है, ये मान लो ऐसे 46 गुणसूत्र थे, ऐसे 46 थे। जब वो बीच में से टूटेंगे तो 46 से ऊपर और 46 से नीचे हुए, तो कितने हुए, 46 ऊपर 46 नीचे, कितना हुआ, 46 प्लस 46 कितने, 92। तो जब 92 में से 46 ऊपर जा रहे हैं, 46 से नीचे आ रहे हैं, तो इसमें भी कितने हुए, 46 हुए, नहीं हुए, 46 हो गए ना। ये टोटल 46 थे, वो टूटने से डबल हो गए। डबल हो गए तो मतलब 46 टूट के ऊपर गए, 46 नीचे आए। तो जब कोशिकाएं अलग होगी तब भी उनमें 46 गुणसूत्र होंगे कि होंगे। जो संतति कोशिका है उसमें भी, और अपन ने जो मातृ कोशिका ली थी उसके अंदर भी कितने गुणसूत्र थे, 46 थे नहीं थे। तो ये भी 46, ये भी 46, ये भी 46। तो जितने मातृ कोशिका में है उतने के उतने किसमें आ गए, पुत्री में आए नहीं आए, दोनों पुत्रियों में 46 इसमें भी है, 46 पुत्री में भी है। वे इसीलिए इसे क्या कहा गया, माता के समान नहीं है पुत्रियों में, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, समसूत्री विभाजन। चीज समझ में आ गई। प्रोपेज में क्या हो रहा है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। प्रोपेज में क्या होगा, एक तो पहले समझो, समसूत्री विभाजन कितने भागों में होगा, दो, इंटरफेज और एम अवस्था। इंटरफेज में क्या होगा, कोई भी पदार्थ, जो भी कोशिका का पदार्थ है वो अपने आप को क्या करेगा, डबल। 95 समय में क्या कर लेगा, डबल। फिर बाकी के 5 मिनट में, 5% मिनट में क्या होगा, एम अवस्था, माइटोसिस फेज स्टार्ट होगी। उसमें कितनी अवस्थाएं हैं, 5। कौन कौन सी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस। चीज समझ में। प्रोफेज में क्या होगा, झिल्ली गायब होगी, गुणसूत्र धागेनुमा संरचना में आएंगे और तारककाय नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर मेटाफेज, मेटाफेज में क्या होगा, एक काल्पनिक रेखा मेटाफेजिक लाइन नजर आएगी, उस पे वो गुणसूत्र जो प्रॉपर 4 पहलों वाली संरचना में नजर आएंगे, उस पे बैठ जाएंगे। किसके माध्यम से, तर्क तंतु के माध्यम से। मेटाफेज भी हो गया। फिर एनाफेज में क्या होगा, ये जो गुणसूत्र है बीच में से टूटना स्टार्ट होंगे, 2 टांगे ऊपर 2 टांगे नीचे। जिस गति से वो जाएंगे उस गति का क्या नाम पड़ा, एनाफेजिक मूवमेंट। चीज समझ में आ गई। एनाफेज में हो गया। फिर टीलोफेज, टीलोफेज में क्या होगा, कोशिका जो है बीच में से डेंट पड़ेगा, वापस से गुणसूत्र धागेनुमा संरचना में आएंगे और केंद्र झिल्ली वापस से बनना स्टार्ट हो जाएगी। और इसी टीलोफेज के साथ में कौन स्टार्ट होगा, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या चीज है, तो साइटोकाइनेसिस में जो कोशिका द्रव्य डबल हो गया है वो 2 बराबर भागों में, आधा ऊपर और आधा नीचे आ जाता है और 2 नई संतति कोशिकाएं बन जाती है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के समान होती है। यही है समसूत्री विभाजन। कंप्लीट समझ में आ गया। तो धन्यवाद आपका देखने के लिए।